एक बार फिर से नमस्कार सभी लोगों को। आपका वेट पूरा हुआ, बहुत इंतज़ार था आप लोगों को कि आप भी बबीता मैम के से मिल पाएँ। तो आज हम उनके घर पे आए हुए हैं, अभी आप लोगों से रूबरू करवाएंगे। पूरी बात जानना चाहेंगे कि बबीता मैम का जो स्टार्टिंग से और आज तक का पूरा, जैसे वो कब से स्कूलों में गई, किस प्रकार से पढ़ाई की, तैयारी की और कैसे यहाँ तक पहुँच पाई, तो उसकी बातचीत जो है आज हम चाहेंगे कि इस लाइव वीडियो में आप लोग रोल होता है और वो मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया और मुझे गर्व है कि मैं इनकी बेटी हूँ। क्योंकि जैसे आज बहुत लोग मुझे जानते हैं, मेरी एक आइडेंटिटी है, लेकिन मेरे पीछे मैंने कल भी कहा था कि बहुत सारे लोगों का योगदान है। आपको सिर्फ एक चेहरा बबीता त्यागी दिखता है, लेकिन उस बबीता के पीछे बबीता त्यागी को एक आइडेंटिटी बनाने में जिन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो जड़ें जिनको कह सकते हैं, वो मेरे पेरेंट्स हैं। क्योंकि इन लोगों ने मेरा बेस इतना स्ट्रांग बना दिया था, मेरे अंदर इतनी सारी योग्यताएं डेवलप कर दी थी कि फिर उनको आगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता चला गया विद गॉड्स ग्रेस, और धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती गई और फिर ये काफिला ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। चलिए सबसे पहले मिलवाती हूँ अपने फादर से। पापा जी आप स्क्रीन पे हैं। नमस्ते, हेलो जो आप बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। सभी को नमस्कार। कितने साल सर्विस की पापा जी आपने? मैंने एयरफोर्स में जो है 20 साल सर्विस की। सत्र बैठ गया, आज विशेष सत्र बैठ गया। ये बचपन से हमारे घर में बातचीत का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा करता था।
तो पापा जी आपने जैसे आपकी 4 बेटियां हुई, अब मैं लगभग 40 साल के आसपास मेरी उम्र हो गई है, बड़ी सिस्टर 40 के आसपास है, मैं 38 की हूँ। तो 40 साल पहले आपके घर में एक एक करके 4 बेटियों का जन्म हुआ। तो उस टाइम पे अगर हम देखें समाज में तो बेटियों का जन्म कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, पर आपने कभी ये सोचा नहीं कि भाई आपकी बेटियां जो हैं किसी तरह पीछे रह जाएं, या लड़कों से उनको पढ़ाई में कम रखें, या खाने पीने पहनने ओढ़ने में कहीं हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार आपने नहीं किया? तो इसका क्या कारण है, आपकी सोच ऐसी कैसे बनी? दरअसल मैं भी एक मीडियम परिवार से ही था, और मैं जब एयरफोर्स में ज्वाइन करने के बाद में जो है इन बातों में मैंने ध्यान दिया कि एजुकेशन जो है और अनुशासन ये बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को सबसे पहले लड़कियां होने के, ये मैंने कभी नहीं देखा कि लड़कियां ज़रूरी है, लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा मैंने अहमियत दी उनकी। आपने कभी ये भी नहीं सोचा कि भाई लड़कियों को पढ़ाई, भाई 10वीं 12वीं की और घर बैठा दी? आपने शुरू से सोचा कि भाई डिसीजन हमारा चलेगा? और मैं आपको बता दूं बच्चों, जब हम लोग छोटे थे तभी हमारे पापा कहते थे कि भाई देखो मैं तुम लोगों के ऊपर पैसा लगा सकता हूँ, अच्छा माहौल दे सकता हूँ, लेकिन फाइनली पढ़ना तुम्हें है। तुम जब तक कहोगी जितना चाहोगी उतना पढ़ाऊंगा, मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ, पर पढ़ना पड़ेगा। और बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स दिया करते थे ये, आज भी मुझे याद है। इन्होंने बचपन से हमें समझाया कि कैसे अगर 25 साल हम मेहनत कर लेंगे जीवन में, तो अगले 75 साल हमारी जीवन कितना, क्योंकि इनके दिमाग में जो पापा के टाइम में था वो ये था कि 100 साल का जीवन है, तो ये शुरू से समझाते थे कि 25 साल मेहनत कर लो, 75 साल अगले बैठ के खा सकती हो। तो पापा जी आपका जैसे आपके यार दोस्त भी थे उस टाइम, बहुत लोग तो कहते होंगे कि क्यों ऐसे भाई लड़कियों पे पैसा लगा रहे हो, लड़कियां क्या करेंगी, दूसरे घर चली जाएंगी, तो आपको कैसा फील होता था उस टाइम? हाँ, उस टाइम जो है काफ़ी चीज़ें जो फील होती थी कि लड़कियां हैं, इनको क्या करना है, क्यों पढ़ा रहे हो इनको, हैं? ऐसा लोग कहते थे? ऐसा कहते थे। आपके परिवार वाले भी इसमें शामिल रहे होंगे, बहुत सारे लोग? उस टाइम काफ़ी बैक में तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे लड़कियों को। फिर आप कैसे अलग थे? आपको क्यों लगता था कि बेटियों को पढ़ा देना चाहिए? दरअसल मैं जो एयरफोर्स के बाद में जो है, एयरफोर्स में होने के टाइम में ही बच्चियों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिला दिया था, और इनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान दिया। हम जब छोटे छोटे थे, तो जैसे जब हम बहुत छोटे थे तो हम स्पीच में बहुत आगे रहा करते थे, डिबेट में। मुझे ध्यान है 3rd क्लास में मेरी सिस्टर ने पहली बार स्टेज पे जाके एक पोयम गाई थी, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। वो पोयम इतनी अच्छी लगी थी, उसके बाद वो सफर ऐसा स्टार्ट हुआ कि ऐसे आज तक वो सफर रुका नहीं है, और हम सिस्टर्स ऐसे ही आगे ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये जो हम डिबेट्स बोलते थे, ये पापा ही लिख के तैयार करके दिया करते थे। और मैं बताना चाहूंगी कि पापा की साहित्य पे पूरी नहीं होती तो स्कूल नहीं जाना, अपनी जिद पे अड़े रहना। हाँ, लेकिन उस जिद का कहीं ना कहीं मुझे फायदा हुआ, क्योंकि वो जिद जुनून बन गई, और फिर मैंने सोच लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। मम्मी मैं कितने घंटे लगभग पढ़ती थी जब मैं 10वीं में थी? रात में कई घंटे पढ़ना, सुबह उठ कर फिर कई घंटे बैठ के पढ़ना। मेहनत तो करती थी, पर जिद तो जो जिद एक बार पकड़ ली तो वो पढ़ाई की भी जिद थी। जरा हमें बताओ, हम लोग जब 10वीं में 8वीं में 9वीं में थे, जब हम कुछ साल गाँव में भी रहे, बिजली भाग जाती
से लगता था कि कहीं ना कहीं मतलब ये कुछ बड़ा करके दिखाएगी। चलो, और हाँ, बताओ। जैसे पापा ने बताया, सिस्टर ने बताया, बड़ी सिस्टर ने, कि पापा मतलब हमें सब कुछ लिख के देते थे बहुत अच्छा। तो वही सब जो बताया अभी सिस्टर ने मेरी, कि हमने कविता बोली थी, वो कविता हम तीनों बहनों ने बोली और तीनों ने ही पोजीशन पाई। हमेशा हम फर्स्ट आए, मतलब कोई भी डिबेट हो या कुछ भी हो, बहुत बढ़िया। और बबीता मैम ने बहुत मेहनत की। चलो, अब ये बोल रहा हूँ ना, हाँ, आप बोलना चाहते हो अप्पू जी? अच्छा, मेरे फादर कुछ बोलना चाहते हैं। परिमल और बबीता, इनको मुझे आज कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि इन्होंने आईसीएस जो कोचिंग सेंटर एक शुरुआत में बहुत ही कम उससे, और आज जितने बड़े लेवल पे ये गए हैं, आज वाकई में मुझे आई फील प्राउड कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा काम जो एजुकेशन का, और इन्होंने सभी पूरे परिवार ने, इनके जो पूरे टीचर्स हैं और टेक्निकल स्टाफ है, सारे सब मिल करके आज आईसीएस को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इन सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और सभी को बहुत बहुत। एक बार आप जो हमारे घर आए थे तब आपने जो है पूछा था कि इतने बेंचों का आप क्या करते हो, रहे थे उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जब हमारे घर पर आए थे पापा जी, तो उस टाइम पर जो इन्होंने कहा था कि भाई जो इतने बेंचों का, मेरे से ही पूछ रहे थे, तो फिर मैंने जो कुछ जो ऐसे कहा नहीं, भाई इतने जो है बच्चे थे उस टाइम पर। दरअसल मैं जब गया तो काफी बड़े बड़े हॉल, और ये देख करके मैंने कहा ये इतने बच्चे कहाँ से आए, ये तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े रूम्स और ये थे। तो बाद में सभी फुल हो गए और इतने बच्चे जो है आए कि बड़ा ही वाकई में एक मिसाल है अपने आप। थैंक यू। एक बार जो है ऐसे ही जो है, जो बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत जो है भरा हुआ जो टाइम चल रहा था, पेपर का टाइम था, बहुत स्टूडेंट्स थे उस टाइम पर, तो आपने बबीता को बोला कि जो है आ जाओ तुम, तो इसने कहा कि जो नहीं पापा जी जो है सेंटर है और जो है क्लास लेनी होती है, ऐसे नहीं आ सकते। तो आपने कहा था ऐसी सेंट्री पेंट्री हो रही है, तू आ जा, कोई बात पाना। हम लोगों ने जो है बच्चों के लिए इतना आसान बना दिया था। आज एग्जाम, देश आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही लोग नौकरी लगते रहेंगे, यही तैयारी सब लोगों के काम आनी है। चलिए बबीता मैम से एक बार और बात कर लीजिए। तो आपने देखा बच्चों की कैसे साधारण से परिवार से निकल के हम भी यहाँ तक पहुंचे हैं, और जो आज आप एडमायर करते हैं उनके पीछे सेम वही परिस्थितियां, वैसे ही घर परिवार,
तरीके से कैसे करें, बच्चों को पिछली बार पढ़ाते टाइम क्या प्रॉब्लम्स आई थी, अगली बार वे प्रॉब्लम्स ना आए, उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करके और आज हम यहाँ तक हैं। और इस बात को हम कई बार बता चुके हैं आपको। अभी जैसे कोचिंग सेंटर तो चल ही रहा है, ऐप के ऊपर हमने काम कर दिया है, कोचिंग सेंटर में पढ़ के ऐप के ऊपर पेपर देना है। कोचिंग सेंटर में पढ़ना और ऐप के ऊपर प्रैक्टिस करना एक भी बच्चे को बेरोजगार नहीं रहने देगा। पहली मेरी ये बात है, जितने भी लोग इसके साथ जुड़ेंगे वे सभी सरकारी नौकरी पा जाएंगे, जैसे पुराने बच्चे लगातार पाते रहे हैं। अब परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर स्कूली लेवल पर रहेगा तो बच्चों को पढ़ाई खेल दिखेगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत आसान तरीके से सभी सब्जेक्टों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। और जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर काम किया, जो इनकी आशाएं थी, हर एक पेरेंट्स की आशा होती है, हर एक पेरेंट्स जो है एक्सपेक्ट करता है कि जो मैंने बच्चों के ऊपर काम कर रहा हूं, ये जो है हम लोगों को आगे चल के हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। आपकी क्या उम्मीदें थी जब बचपन में बबीता को पढ़ाते थे, हजारों लड़कियों को पढ़ाते थे? एक लास्ट बात पूछ रहे हैं। ये आज बहुत ही ज्यादा एक गर्व फील कर रहा हूँ कि मैंने जो एजुकेशन दी और जो कुछ बच्चों को उससे ज्यादा मेरी एक्सपेक्ट